नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 2024 के लोकसभा चुनावों में संविधान, आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, ये तमाम मुद्दे बड़े जोरदार तरीके से उठे थे। और अब जबकि संसद में संविधान के ऊपर डिबेट चल रही है, डिबेट बल्कि यूं कहना चाहिए डिबेट खत्म हो गई। आज तो ये संविधान पर जो डिबेट चल रही थी आज वो खत्म हो गई। उसमें ये तमाम मुद्दे जोरदार तरीके से उठे हैं। संसद में पहले लोकसभा में 2 दिन तक संविधान पर डिबेट हुई और उसके बाद आज राज्यसभा में जो है कल से जो डिबेट चल रही थी आज वो पूरी हो गई। सभी पार्टियों ने संविधान को लेकर अपनी अपनी चिंताएं देश के साथ साझा की। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि संविधान तो एक तरह से बहाना था, सबको अपना अपना एजेंडा चलाना था और हर पार्टी ने संविधान की इस डिबेट में संविधान के नाम पर अपना अपना एजेंडा खूब चलाया। इसको लेकर पहले लोकसभा में जब चर्चा चली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जवाब दिया। राज्यसभा में चर्चा जब शुरू हुई तो चर्चा की शुरुआत मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बोले। लेकिन इस पूरी चर्चा का समापन गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ हुआ और गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक करके जो तमाम सवाल उठाए गए उन सवालों का जवाब तो दिया ही, साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस लंबे भाषण में एक तरफ कांग्रेस के ऊपर और विपक्ष के ऊपर बार बार इस बात को लेकर प्रहार किया कि कैसे संविधान की मूल भावना के साथ छल किया गया, कैसे कभी इमरजेंसी के नाम पर, कैसे कभी संविधान संशोधन के नाम पर किस किस तरह के संशोधन किए गए और संविधान की मूल आत्मा को खत्म करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ उन्होंने वीर सावरकर को लेकर के जो कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी जो वीर सावरकर का बार बार अपमान करते हैं उसका भी उन्होंने पलटकर जवाब दिया। 370 को लेकर उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद जो लोग सवाल करते हैं कि 370 हटाने से क्या हुआ, तो उससे समझ लीजिए कि 370 हटाने से तुष्टीकरण की आपकी दुकान बंद हो गई। लेकिन 2 चीजों पर अमित शाह ने जोरदार प्रहार किया। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की तमाम जो नैरेटिव्स हैं उनको एक तरह से ध्वस्त किया। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा, राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा जो संविधान में आरक्षण बदलने की बात होती है ना, आरक्षण को बढ़ाने की बात होती है, उन्होंने आरोप लगाया कि इसका सीधा सीधा मकसद और कोई नहीं बल्कि मुसलमानों को आरक्षण देना है। जब राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि आरक्षण को बढ़ाना है, 50% से ज्यादा इसको ले जाना है, तो अमित शाह ने कहा इसका सीधा सीधा उद्देश्य, मकसद है मुसलमानों को आरक्षण देना। जबकि जो संविधान निर्माता थे, संविधान की जो मूल भावना है उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का कतई इसका कोई भाव नहीं है, कोई भावना नहीं है। और संविधान निर्माताओं ने धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन आज धार्मिक आधार पर मुसलमानों को तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण देने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ अमित शाह ने यह भी कहा, विपक्ष को चेताते हुए कहा कि जब तक दोनों सदनों में बीजेपी का एक भी सदस्य जीवित है तब तक धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। तो 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मुस्लिम आरक्षण और शाह का प्रण। लेकिन इसके अलावा अमित शाह ने आज तुष्टीकरण को लेकर के और भी बड़े सवाल किए, उन सब पे चर्चा करेंगे। जो उन्होंने कहा यूसीसी को लेकर उन्होंने विपक्ष पर हमला किया, कांग्रेस पर हमला किया, उन सब पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले सुनिए अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण और धार्मिक आरक्षण का किस तरह से खुलकर विरोध किया और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। सुनिए जरा। आरक्षण कोई आज की कल्पना नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं ने की। आर्टिकल 15 और 16 में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण का प्रोविजन किया गया। मान्यवर, ये मूल प्रोविजन है, कोई नया नहीं है। इतनी जोर से आरक्षण 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 कर छाती चौड़ी कर चिल्लाते। आज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आरक्षण विरोधी पार्टी है। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1955 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों?
क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। एक इन्होंने क्या किया, झूठ बोलना शुरू किया कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ाना चाहिए, आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ा। ये क्यों बढ़ाना है मैं बताना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है, धर्म के आधार पर आरक्षण, ये गैर संवैधानिक है मान्यवर। मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता, क्योंकि 50% की सीमा है, वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, मानिए धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि जब तक एक भी बीजेपी का सदस्य दोनों सदनों में है, धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे, क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और दो टूक में जब लोकसभा में चर्चा हुई थी, और आपको याद होगा शुक्रवार को, तब मैंने एक सवाल उठाया था। मैंने दो टूक में यह कहा था कि संविधान को अगर वास्तव में खतरा है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं से है, जो शरिया के नाम पर ना देश के संविधान को मानते हैं, ना शरिया के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। मैंने प्रमाणों के सहित इसका पूरा सिलसिलेवार इसका ब्यौरा दिया था। और आज गृहमंत्री अमित शाह ने आज मजबूती से इस बात को उठाया। उन्होंने यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड, एक देश एक कानून की वकालत करते हुए साफ तौर पर कहा कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात करते हैं, मुस्लिम निजी कानूनों की बात करते हैं, वो यूसीसी का विरोध क्यों करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया और साथ साथ कहा कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर कुछ चुनिंदा चीजों में क्यों, पूरी तरह से इसका समर्थन कीजिए ना। सुनिए अमित शाह ने किस तरह से विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने, अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत।
तो संविधान आने के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत मुस्लिम पर्सनल कानून के साथ की है। इसको लेकर के अमित शाह ने सवाल उठाया दो टूक में। आज इन सब पर चर्चा करेंगे। अमित शाह ने जो चुन चुन कर वार किया है उन सब पर आज दो टूक होगी। मेरे साथ आज की डिबेट में चार मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करा दूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। डॉक्टर अजीज़ खान मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। राहुल लाल, शुरुआत आप ही से की क्योंकि आज अमित शाह जी के निशाने पर कांग्रेस ही थी। क्या कहेंगे आप? उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस जो 50% से ज़्यादा आरक्षण बढ़ाने की बात कर रही है उसकी मंशा मुसलमानों को आरक्षण देने की है। देखिए, अमित शाह जी अपने बयान में कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस बयान से भारतीय जनता पार्टी खुद ही घिरती हुई दिख रही थी। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि लगातार जो ये आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण, हाँ कांग्रेस विरोध नहीं करती इसका, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर पर अमित शाह जी विरोध कर रहे हैं उसी स्तर पर विरोध करती है? अगर भारतीय जनता पार्टी उसी स्तर पर मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है तो फिर चंद्रबाबू नायडू को कैसे समर्थन दे रहे हैं? वो एनडीए के घटक दल कैसे बने हुए हैं? राहुल लाल, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इसलिए आपको रोका। एक मिनट, आप जो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं आपके सारे सवाल उठाऊंगा, बीजेपी को उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं करती मुस्लिम आरक्षण का, आपने यही कहा? मैंने यही सुना। क्यों विरोध कर? अगर मुस्लिमों में भी कोई पिछड़ा है तो उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण, ओके, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है ना? यही कह रहे हैं ना आप? मैं थोड़ा सा देखिए, मैं कह रहा हूं मुस्लिमों में भी जो पिछड़े हैं उनके ऊपर नहीं, मैंने कब कहा मुसलमानों में पिछड़े नहीं है? पिछड़े हर जगह हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है। वैसे आप गलत नहीं कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता ढक छिप कर कहते हैं आप ओपनली कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा एक बार फिर आपसे क्लियर कर लूं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है आप खुलकर कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तमाम प्रमाण है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती है और कांग्रेस खुद ढक छिप कर ये खेल खेलती है। लेकिन आप ओपनली कह रहे हैं, अच्छी बात है। मैं इसका अशोक जी, मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी भी करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूं। एक मिनट राहुल लाल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी पे आऊंगा बिल्कुल। मैं आपके सारे सवाल बीजेपी से पूछूंगा जो आप पूछना चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती है इसलिए तो आप नहीं करते ना, आपकी अपनी पॉलिसी होगी, है ना? कांग्रेस की पॉलिसी होगी इसलिए आप करते हैं क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी है। और आप बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे। मेरे पास तो इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान, मेरे पास तो सुनिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। और मैं इस बात के लिए आपको मैं साधुवाद देता हूं कि जो मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जो ढक छिप कर बोलते हैं, आपने बड़े कुल्लम कुल्ला बोला और इस बात के लिए आपके साहस की प्रशंसा भी करनी चाहिए। और मुझे लगता है राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि खुलकर कहो। अगर आप चाहते हो मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में, खुलकर कहो ना। ये डबल गेम क्यों खेलना? और डबल गेम अगर बीजेपी खेल रही है, बीजेपी से भी सवाल होने चाहिए, मुझे उससे भी कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं मेरे पास तो इस बात के भी प्रमाण है कि पंडित नेहरू ने पाकिस्तान की सलाह पर जो है 1950 में ही मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस का तो ये पूरा का पूरा इतिहास है। तो अगर आप उसका समर्थन कर रहे हो, जबकि अब फिर मेरा दूसरा सवाल ले लीजिए, फिर मैं बीजेपी पे आ जाऊंगा। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए तो सवाल है कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ये। संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की थी। अगर होती तो ये पहले से होता। लेकिन संविधान निर्माताओं ने साफ तौर पर कहा था, संविधान सभा में कहा था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। तो फिर संविधान के खिलाफ कौन है? जो लाल कॉपी लेके घूमते हैं राहुल गांधी, वो तो उनकी पूरी की पार्टी संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो गई। अशोक जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि संविधान के विरोध में कौन है। संविधान की मूल आत्मा क्या है कि जो पिछड़े हैं या तमाम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, 3 मानक भी है उसमें बना हुआ, एक मोटे तौर पे देखें, उन मानकों पर जो भी पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, धार्मिक आधार पर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर इन 3 मानकों के आधार पर अगर मुस्लिम अगर उसमें आ रहे हैं तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, पारसी आ रहे हैं तो उनको भी मिलना चाहिए, सिख आ रहे हैं तो उनको भी मिलना चाहिए। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस जो ये मामला उठा रही है वो संविधान विरोधी नहीं है। लेकिन अमित शाह जी से दूसरे रूप में मैं फिर आ रहा हूं, अमित शाह की बात पे फिर आऊंगा। जो आप कह रहे हैं ना, आप गलत कह रहे हैं। आप संविधान की मूल भावना का अपमान कर रहे हैं। संविधान, सुनिए मेरी बात,
संविधान निर्माताओं ने क्या कहा था, मैं पूरी डिबेट देख कर आ रहा हूं, उसके बारे पॉइंट्स बना के। संविधान निर्माताओं ने कहा धार्मिक प्रतिनिधित्व के कारण देश का विभाजन हुआ। संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा की बहस में कहा कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के कारण देश का विभाजन हुआ, इसलिए धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि अगर संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के कारण देश का विभाजन हुआ, इसलिए धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और अगर आज कांग्रेस के लिए धार्मिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो आप एक और विभाजन के लिए इस देश में माहौल बना रहे हैं, एक और विभाजन के बीज बो रहे हैं आप। नहीं अशोक जी, देखिए फिर आपको समझने आप संविधान निर्माताओं को झूठ कहना चाहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपको यह लगता है कि आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस की पॉलिसी सही है, तो क्यों नहीं संविधान उसका जिस वक्त बंटवारा हुआ उस वक्त देश के 10% मुसलमान पिछड़े नहीं थे? क्यों नहीं दे दिया धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण? उस समय संविधान निर्माताओं ने कहां का किस डिबेट में संविधान निर्माताओं ने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? बताइए मुझे, एक बताइए मुझे। अशोक जी, आप हमें ध्यान से सुनेंगे और कांग्रेस को ध्यान से समझेंगे तो फिर मैं किसी को नहीं, मैं संविधान निर्माता हूं, सुनिए, मैं आपको नहीं सुनना चाहता, सुनिए एक मिनट, नहीं राहुल लाल, मुझे आपको नहीं सुनना, मुझे कांग्रेस को नहीं सुनना। मैं फिलहाल जो पूरी बहस हो रही है संविधान निर्माताओं और संविधान की मूल भावना के संदर्भ में हो रही है, तो आप मुझे संविधान के बहस में से, संविधान सभा की बहस में से मुझे आप एक उदाहरण बताइए कि जहां पर मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात हुई हो। एक उदाहरण मुझे बताइए, और अगर उनके मन में था संविधान निर्माताओं के, तो उन्होंने इसका विरोध क्यों किया? उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त जो धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत की? अशोक जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने कहा कि संविधान सभा का वो तथ्य से मैं सहमत हूं कि धार्मिक प्रतिनिधित्व को लेकर वहां पे चिंता प्रकट की गई कि धार्मिक जिस तरह से प्रतिनिधित्व है वो गलत चीज है वो, और वो हम लोगों ने 1909 में ही देख लिया था कि उसमें अंग्रेजों ने वो पूरा का पूरा 1909 और 1919 के में ये प्रावधान लाए, और वो बांटो और शासन करो के अंतर्गत वो प्रावधान लाए, और संविधान निर्माता उसी की तरफ रेखांकन कर रहे थे। लेकिन जो मैं कह रहा हूं और जो संविधान निर्माता कर रहा है उसमें अंतर नहीं दिखेगा आपको। यहां पे धार्मिक आधार पे प्रतिनिधित्व या धार्मिक आधार पे आरक्षण देने की बात नहीं है, बल्कि संविधान ने आरक्षण देने के लिए 3 कसौटियों की बात की है। अगर उन कसौटियों में मुस्लिम भाई बंधु भी आते हैं तो वो भी उसके योग्य अभ्यर्थियों में आएंगे। इसमें कोई दोहराव या कोई विरोधाभास वाली स्थितियां नहीं है यहाँ पे, और मैं इसीलिए कह रहा था। नहीं, एक मिनट, आप मेरे दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं, आप मनमानी व्याख्या कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अब आप बीजेपी से सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं बार बार साफ कह रहा हूं, आप संविधान निर्माताओं का माखौल उड़ा रहे हैं, आप उनकी मूल भावनाओं को अपने जूते से कुचल रहे हैं, जिसकी अनुमति मैं नहीं दूंगा। आप जिस तरह की व्याख्या कर रहे हैं वो व्याख्या कहीं नहीं है। अगर होती तो मैं फिर कह रहा हूं, संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो क्यों नहीं दे दी उस वक्त? धार्मिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, धार्मिक आधार पर आरक्षण का साफ तौर पे विरोध हुआ था। तो आप संविधान निर्माताओं की भावनाओं को, राहुल लाल, मैं आपको अपनी डिबेट में उनकी भावनाओं को आप अपने जूते से कुचलें, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन सुनिए, नहीं, मेरी बात सुनिए। अब आप बीजेपी से सवाल कर सकते हैं, बीजेपी को लेकर जो आपकी आपत्तियां हैं वो मैं बीजेपी के पास लेके जाऊंगा, उन आपत्तियों पर मुझे कतई एतराज नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप संविधान की बहस ना सुनिए आपने, नहीं अगर सुनी है तो आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेताओं की चमड़ी बची रहे। उसकी अनुमति मैं नहीं दूंगा। अब आप बीजेपी से सवाल पूछे, मैं बीजेपी के पास लेके जाऊंगा आपके सवाल। देखिए, बीजेपी से मेरे 2 ही सवाल है, बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है कि अगर उन्हें मुस्लिम आरक्षण पे इतनी चिंता है तो फिर चंद्रबाबू नायडू जो कि 10% मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं, उनसे वो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ लेते? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, उसके बाद कोई सवाल नहीं। कर्नाटक में 1992 में जो अभी इनके सहयोगी है, उन्होंने ही मुस्लिम आरक्षण की शुरुआत की थी, और 1992 के बाद से, 1992 के बाद से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कितनी बार सत्ता में आई और उन्होंने वहां पे मुस्लिम आरक्षण को क्यों नहीं समाप्त किया? क्योंकि ये जो जनता दल सेक्युलर है, उन्हीं की देन थी वहां पे मुस्लिम आरक्षण, उन्होंने ही शुरू किया था, और अभी वो भी इनके सहयोगी बने हुए हैं। तो ये सत्ता में आते हुए रहे, लेकिन उसे नहीं हटाया। ठीक है, ये आपके दोनों सवाल वैलिड हैं, इन सवालों से मुझे कोई एतराज नहीं। जहां एतराज था मैंने एतराज जताया। लेकिन गोपाल कृष्ण जी, 2 चीजें, 1999 में देवेगौड़ा सरकार जो आज आपके पार्टनर हैं, उन्होंने कर्नाटक में आरक्षण की शुरुआत की थी, और वो चंद्रबाबू नायडू का भी जिक्र करते हैं। जब आपके सहयोगी करेंगे तो वो ठीक है, वो संविधान के दायरे में है, लेकिन अगर कांग्रेस या उनके सहयोगी करेंगे तो संविधान के विपरीत कैसे हो जाता है? देखिए, संविधान के समर्थन या विपरीत इस बात से नहीं होता कि भाजपा उसका बात कर रही है या कांग्रेस कर रही है। संविधान की एक अपनी गरिमा है,
उसको हमें समझना चाहिए। पहले तो वह स्पष्ट मैं कह दूं, जो आज अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि संविधान धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं एक्सेप्ट करता। संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पे आरक्षण देने की बात नहीं कही है। उन्होंने के स्पष्ट रूप से आर्टिकल 14 और 15 में कहा है कि इस देश में धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता। तो फिर यह बात तो एकदम स्पष्ट है। अब आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें, आप चंद्रबाबू नायडू ने मैंने बाद में स्पष्ट कर दिया कि एनडीए के मैनिफेस्टो में वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन एनडीए के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं है। और तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अल्टीमेटली अमित शाह जी ने क्या कहा कि कांग्रेस बैकडोर से जो 50% का जो अपर कैप है आरक्षण के ऊपर, उसको हटा के मुस्लिमों को आरक्षण देने का प्रयास करती है, करना चाहती है, कर रही है। तो अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी हालत में मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किसी तरह से इस चीज को लागू होने नहीं देगी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हुआ था, वह एक त्रासदी थी जिसने देश आज भी उस त्रासदी को भुगत रहा है। हम देखते हैं बांग्लादेश में किस तरह की नरसंहार की स्थिति आ गई है। पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं की पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हुई है। तो धर्म के आधार पर जो गहरी त्रासदी, जिसमें मुझे लगता है कि नेहरू और उनके लोगों का भी कहीं ना कहीं ढीलापन था, जो उस गोपाल जी, आपने कर्नाटक का जवाब नहीं दिया। जब आप कर्नाटक में सत्ता में रहे तब भी मुस्लिम आरक्षण आपके समय में भी जारी था। तो आपको अगर आज चिंता है तो आपको वहां पर संशोधन करना चाहिए था ना। ओके, आपका सवाल आ गया। हाँ, कोर्ट के ऊपर केस था। 50% की स्लैब जो है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए कोर्ट में केस था, तो वहां पे चल रहा था। जब सब जुडिशियस कोई मैटर है तो वो उसको उसी तरह से कोर्ट का डिसाइड करेगा। लेकिन एनडीए के अंदर कुछ चीजें, ये नहीं एनडीए मतलब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उसमें अगर कुछ लोगों का मत डिफरेंट है, जैसे चंद्रबाबू नायडू का और बोमैया जो जनता दल एस की बात कही है, तो उन लोगों के मत फर्क हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लागू कर देगी। हमने कांग्रेस से पूछा है कि कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती है या नहीं है। जो बात अमित शाह जी ने संसद के पटल में कही है कि कांग्रेस केवल आरक्षण की बात नहीं है, मुस्लिम तुष्टीकरण के कई आयाम हैं जिसको कांग्रेस ने कंटिन्यूअसली इस देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंतर्गत वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिसी। गोपाल जी, एक सवाल और, फिर मैं डॉक्टर अजीज खान की तरफ जाऊंगा। एक सवाल और जो राहुल लाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस देश में मुसलमान भी पिछड़े हैं, तो सवाल यह है कि उनको आरक्षण क्यों नहीं? तो देखिए, देश में पिछड़े होना या गरीब होना, यह एक तरीके से कोई धर्म के आधार पे नहीं है। कुछ जो भारत के इतिहास में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि कुछ जातियां जातिगत आधार पे वो गरीब और पिछड़ेपन के कारण वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि जो हिस्टोरिकली ऐसी जातियां हैं, क्योंकि भारत की जो जातिगत स्ट्रक्चर है उसमें कुछ जातियों को बीच में कुछ समय में कहीं ना कहीं उन लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। गोपाल जी, इसी का तो कांग्रेस समर्थन कर रही है। राहुल लाल रुकिए। तो फिर उस चीज को ध्यान में रखते हुए आरक्षण दिया गया था। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ऐसे जाति, मुसलमान में गरीब हो सकते हैं, हिंदुओं में भी गरीब है, तो ये बात नहीं है, क्रिश्चियन में भी हो सकते हैं गरीब। जो आरक्षण दिया था उसका एक पर्पस था कि कुछ जातियों को ऐतिहासिक रूप से जो अपॉर्चुनिटीज के अंदर का किसी न किसी कारण, समाज की रचना के कारण, उनको जो संरचना के कारण उनको प्रॉब्लम्स थी, उनको ठीक करने के लिए आरक्षण का एक पर्पस था। ओके, वैसे एक चीज दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं मैं कि जो मोदी सरकार ने जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, उसमें उन आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में
मुस्लिम्स के लिए भी आरक्षण है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उस आरक्षण में कोई धर्म के आधार पर नहीं है, कोई जाति का आधार पर नहीं, उसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन सबको, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं। बहरहाल डॉक्टर अजीज खान, क्राइटेरिया भी रखा है। जी जी डॉक्टर अजीज खान, इस पूरे मसले पर आपकी पार्टी की क्या लाइन है? देखिए अशोक जी, मैं ये कह रहा था, ये मुस्लिम हिंदू इससे ऊपर भी उठ करके बात होगी कि खाली हिंदू मुसलमान पे ही बात होगी? मुस्लिम आरक्षण बार बार दिखाया जा रहा है और माननीय अमित शाह जी ने आज सदन में इस बात का चर्चा किया। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि और भी बहुत सारे मुद्दे रहे, कौन मांग रहा है? मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण मांग कौन रहा है? आपके जो घटक दल है वो तो खुद ही इस बात को रख रहे हैं। उन्होंने तो खुद ही इस बात को, गोपाल जी एक मिनट उनकी बात एक मिनट बात सुनने दीजिए। आपके घटक दल खुद ही इस मुद्दे को रख रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और वहां पर क्या हुआ, मदरसे जो चल रहे हैं उन मदरसों के शिक्षकों को 3 गुना सैलरी आपने कर दिया चुनाव के पहले। क्यों कर दिया भाई? आप एक तरफ तो तमाम बड़े बड़े नारे दे रहे हैं मुसलमान विरोधी और ये वो, लेकिन जब वोट लेने की बात आती तो उनको भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए सच्चाई है, अभी आपने ईडब्ल्यूएस का जिक्र किया, ईडब्ल्यूएस आप ही लेके आए, बीजेपी लेके आई, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मुसलमान भी आता है, वो 10% यानी जो कैप वो एडिशनल 10% बढ़ गया, उसमें आप करते हैं। अगर यही काम दूसरी पार्टियां करती, एनडीए अगर यूपीए करता या इंडिया करता या जो भी इस तरीके की मांग करता, तो मुझे लग रहा है आप उसमें हिंदू मुसलमान से जोड़ देते कि साहब 10% कैसे बढ़ाया घटाया जा रहा है, वो आरक्षण किसका है और कौन खा लेगा उसको, ईडब्ल्यूएस को, उस पर आप चर्चा करते, दूसरे एंगल से एंगल बदल देते। अब सवाल इस बात का है कि आरक्षण की बात है, आज इस मुल्क में जो आरक्षण डिसाइड है उस आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए। वो आरक्षण जो मिलना चाहिए पिछड़े दलित समाज को, उनका जो है आरक्षण, आज उनका आरक्षण आप नहीं दे पा रहे हैं। आप 69,000 शिक्षकों की भर्ती करते हैं और पता चला कि उसमें 4% देते हैं, 23 खा जाते हैं। भाई वो तो आप दे नहीं पा रहे। अभी आप देखिए केंद्रीय कानून मंत्री के अनुसार एक डाटा है कि 18 से लेकर के 23 तक के बीच में 650 जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें 492 हाईकोर्ट के जज वो जनरल कैटेगरी के हैं। उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? आप 2 बड़े मिनिस्ट्री हैं, होम मिनिस्ट्री और उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री में आप समझिए कि जो खाली पद है 6,393 एससी के लिए, उसमें केवल 1108 भरे गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में देखें आप, एसटी के लिए जो खाली पद है वो 1189 है और उसमें भरे गए हैं केवल 22 जो है निर्धारित, वो भी आप नहीं दे रहे। और आगे बढ़िए, 15 दिसंबर 2022 का डाटा देंगे आपको, जो राज्यसभा में सवाल पूछा गया उसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए पूछा गया कि कितने पद खाली है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। उसमें आया कि ग्रुप ए में ओबीसी के 61%, एससी के 48% और एसटी के 53% पद खाली है जो नहीं भरे गए। सर एक मिनट और, ग्रुप बी में ओबीसी में 74%, एससी के 60% और एसटी के 60% दोबारा पद खाली हैं जो नहीं भरे गए। जो आरक्षण आप दे रहे हैं वो आरक्षण भी नहीं दे रहे, उनके पद ही नहीं भर रहे, रिक्त है पद। ग्रुप सी में ओबीसी के 60%, एससी के 45% और एसटी के 53%। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी की मंशा क्या है। वो जिसके आरक्षण निर्धारित है उसको भी नहीं देना चाह रही, वो नौकरी ही नहीं देना चाह रही। वो उसका मकसद है पेपर लीक करा दो। सर बात करने, पेपर लीक करा दो, किसी को नौकरी न देनी, आरक्षण के नाम पे लाठियां भांजो। तमाम लोग प्रदर्शन करते रहे, धरना देते रहे, तमाम हमारी बहनें उन्होंने अपने सर को मुड़वा करके प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी के लोगों का मन नहीं पसीजा। वो लगातार उनको प्रताड़ित करते रहे और उनको उनका मांग नहीं माना। अब उसके बाद आप आइए, अभी आपने बात एक मिनट जो आपने सवाल उठाया एक बार, हाँ उसका रिस्पॉन्ड हो जाए, क्योंकि मैं भी कुछ चीज में रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा एक बार जो आप बीजेपी को लेकर कि जिनका आरक्षण है उनको भी नहीं आरक्षण आप दे रहे। गोपाल जी उस पर रिस्पॉन्ड कर दे, मैं उसके बाद अवधेश जी फिर मैं आऊंगा आपके पास बाकी सवाल को लेकर। जी देखिए, इस देश में जो आरक्षण की सीटें भरी नहीं, जिसकी बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जो करते हैं, तो इस देश में 75 साल में जो शुरू से चला आ रहा है उसमें मेजर 60 साल कांग्रेस और उनकी सहयोगी सरकारें रही हैं। तो जो हिस्टोरिकली
जो जिस तरह की जो पोस्ट्स में जो वेकेंट है, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ले लें या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ले लें, यह पूरी प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो जाती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो वह पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन देने की पूरी, चाहे संसद में उनको मिनिस्ट्री में हो, उस तरह की पूरी काम कर रही है। ओबीसी, जो ओबीसी एक महत्वपूर्ण हिस्सा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा किसने दिया है? आज देश का जो राष्ट्रपति हैं वह ट्राइबल सेक्शन से है, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी में है, इससे पहले एक दलित राष्ट्रपति थे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समय में जिस तरह के जो पद भरने की बात है, उसमें हमने पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखा है। जो हिस्टोरिकल इश्यूज जो बार बार ये कोट करते हैं, अभी तो वैकेंसियां ही नहीं निकल रही हैं। राहुल, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा। एक मिनट राहुल, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा, आप उछल उछल के बोल रहे हैं, सुनना भी सीखिए। इस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, केंद्र में पूरी तरह से प्रयासरत है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो और अनरिजर्व, जो रिजर्व कैटेगरी है, अगर वो खाली है तो उनको प्रक्रिया के तहत तुरंत भरा जाए। उसको उसी तरह से सर मुझे मौका दे के सपोर्ट देके और उसको आरक्षण को पूरी तरह से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स एक इनहेरिट किए हैं हम लोगों ने। तो उस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी को सारी चीजों पे कहना यह गलत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आरक्षण की बात करते हैं, हमने कहा यह नहीं है कि गरीबों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गरीबों को, अगर हम लोग किसी को मकान दे रहे हैं देश में, अगर 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए, तो उसमें ये थोड़ी देखा कि मुसलमानों को ना मिले और हिंदुओं को मिले और इसको ना मिले। उज्ज्वला योजना में महिलाओं, ओके सर, ओके मैं सुनिए सर, एक मिनट, धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता। देखिए, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए कोई मना नहीं करा। गरीब मुसलमान है, उसको भी सरकारी योजना, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये डिबेट संविधान के संदर्भ में थी, तो मुझे लगता है कि जो मूल सवाल उठे, हम उन मूल सवालों पर जरूर बने रहें, क्योंकि नहीं तो डिबेट डिरेल हो जाएगी। तो मूल सवाल, क्योंकि राहुल लाल जी ने तो शुरू में ही कह दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है समर्थक है, और वो कह रहे हैं संविधान की जो संविधान सभा है और संविधान निर्माताओं के भी मन में था कि कोई पिछड़ा नहीं बचना चाहिए, उसमें मुसलमान भी शामिल थे। तारिक जी, आप माफ कीजिएगा, मुझे मौका दे सर, 10 सेकंड दूंगा, एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट रुकिए, मैं अवधेश जी को डिबेट में ले आऊं, मैं मौका दूंगा सर आपको। मैंने बिना रुके बोलने दिया, लेकिन मैं आपको मौका दूंगा। रुकिए, मुझे चौथे मेहमान अवधेश जी को भी लाना है। अवधेश जी, ये पूरी डिबेट जो है, ये जो अजीज खान जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम ही ढूंढती है सिर्फ, और इसलिए जो है इस संविधान की बहस को भी जो है हिंदू मुस्लिम के आईने में ले गई, हिंदू मुस्लिम के सवाल में ले गई, और मूल सवाल उसमें जो है जो आरक्षण के हकदार हैं उनको नहीं मिल रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सर, बीजेपी जब नहीं थी तभी इस देश में हिंदू मुस्लिम का सवाल उठा और देश का विभाजन हो गया। विभाजन के पहले मुस्लिम लीग यही बात कहती थी कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, अगर सत्ता आ जाएगी तो ये हिंदुओं का राज हो जाएगा, चले जाओ यहां से। अजीज खान जी या कोई भी इसलिए बोल रहा है कि ये मूल प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते, उस पर डिबेट से बचते हैं। संविधान सभा की जो डिबेट लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, जो विपक्ष के नेताओं ने बोला और जो आज अमित शाह जी ने, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, उसमें बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक मौलिक स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस है। आज अमित शाह जी ने जो बोला है उसके कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा, क्योंकि ये लंबा हो गया, कई पद को मुझे बिंदु बार उत्तर देना पड़ेगा। उसका अर्थ केवल इतना है कि इस देश में 2 प्रकार की विचारधारा रही है। एक विचारधारा वो रही है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को मानती थी, और वो संविधान का माखौल उड़ाते हुए भी बताती है कि यही भारत, यही संविधान है। अमित शाह जी का कहना यह है, और यही सच है, कि भारत पहले से भी था,
केवल अंग्रेजों से दास्ता के बाद हमको देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून दस्तावेज थे, और वो दस्तावेज के रूप में संविधान आया, और संविधान में ही धारा 368 है, 77 बार संशोधन स्वयं कांग्रेस ने कर दिया, और संविधान में जो नहीं होना चाहिए, जो संविधान की भावना नहीं थी, उसके विपरीत किया है। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने कही है कि ये जो लड़ाई है इस समय इस देश में, यह स्पष्ट शुरू हो गया है कि जिनको जो लोग देश को भारत मानते हैं, उन्होंने कहा ना कि जिस दिन भारत मान लोगे इंडिया की जगह, चीजें समझ में आने लगेगी। जो इस देश को भारत मानते हैं उनको अपनी विरासत पर, अपने काम पर, बाकी चीजों पर कहीं शर्म नहीं है। जो विरासत नहीं मानता है उनके लिए, चूंकि ये नेशन ही नहीं था कोई इंडिया, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो ये एक दूसरा है। देखिए इस समय इस देश में एक युद्ध शुरू हो गया हुआ है। उस युद्ध को अगर आप कमतर आंकेंगे तो फिर ये इसमें से रास्ता नहीं निकलेगा। ये युद्ध 800-900 साल चल तक रहा। आजादी के अंतिम जो है 20-25 वर्षों में जबरदस्त हुआ, आजादी के बाद कुछ समय तक हुआ, बीच बीच में होता रहा, और ये युद्ध फिर से आपको बता रहा हूं कि लगभग 86-87 से शुरू हुआ है साहबानों के नहीं तो समय आप मुस्लिम आरक्षण को देने की जो कोशिश है, क्या उसे उस युद्ध का हिस्सा मानते हैं आप? उस युद्ध का इसलिए है कि देखिए उस युद्ध का बिल्कुल हिस्सा है, और उस युद्ध के हिस्से में ही साहबानों का मामला आया। उस युद्ध के हिस्से में ही 15 अगस्त 1947 के पहले धर्म स्थलों के नहीं बदलेंगे। उस युद्ध के हिस्से में ही 1954 में, 1995 में, 2013 में वक्फ बोर्ड कानून को बदला गया। उस युद्ध के हिस्से में ही मुस्लिम विश्वविद्यालयों में आरक्षण बंद किए गए। और यह युद्ध इस समय इसलिए हो गया क्योंकि सत्ता चली गई है। दुनिया की शक्तियां भी मानती हैं कि भारत अगर अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत को समझ के खड़ा हो गया तो इसका मुकाबला करना कठिन होगा। उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। राहुल लड़ाई को प्रधानमंत्री ने जो कहा अपने 11 में, उसमें कहा कि गुलामी के जो प्रतीक है उनको खत्म करने की आवश्यकता है। और उसी में आज उन्होंने कहा कि जॉर्ज पंचम की जगह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, चाहे शिवाजी की प्रतिमा लगाना, या बाकी जो उन्होंने काम गिनाया उसी में आया। अब आता हूं, देखिए आपने आरक्षण पर डिबेट को कर दिया। मुसलमान इस देश में शासक रहे, आज भी लड़ते हैं तो बताते हैं कि हम इस देश के शासन करने वाले रहे। शासक दल को आरक्षण का कोई अधिकार नहीं मिल सकता है इस देश में। क्या तर्क है ये? एक ऐसा कुतर्क दे रहे हैं अवधेश जी आप। अरे भाई, अगर उनमें भी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर पिछड़ा है, उन्हें भी मिलेगा आरक्षण। वो तो प्रिविलेज क्लास इस देश में रहा है। नहीं, सुनिए अवधेश जी एक मिनट। देखिए शासक वर्ग रहा, इसके आधार पर तो फिर बहुत सारे लोग और भी, कल को आप राजपूतों को कहेंगे, कल को आप ब्राह्मणों को कहेंगे। नहीं, फिर गुर्जर भी रहे इस देश में, गुर्जरों ने भी राज किया। अरे भाई सुनिए, गुर्जरों में और मुसलमान बाहर से आए, बहुत सारी संख्या में उन्होंने यहाँ शासन किया, अपने अनुसार देश को बदला है। उस पर बाद में आऊंगा। देश को बदला है, प्रिविलेज क्लास रहे हैं इस देश के। ज्यादातर नवाब छोटे छोटे मुसलमान रहे, उन्होंने देश तक को बांट दिया, इतनी उनकी ताकत रही है। सर मैं तो फिर वही कह रहा हूं सर, मैं फिर वही कह रहा हूं सर। एक मिनट रुकिए सर, मैं आपको यहाँ पर एक चीज, एक मिनट रुकिए सर, मैं यहाँ पर एक उदाहरण सिर्फ देना चाहता हूं। उसके बाद एक मिनट, मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूं, और उससे आप लोगों को समझ आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि क्यों मुस्लिम आरक्षण। मैंने संविधान निर्माताओं की बात की। नेहरू जी ने 1950 में जब लियाकत पैक्ट हुआ था, तब पंडित नेहरू ने बाकायदा जो लियाकत थे पाकिस्तान की सलाह पर, उस वक्त जो है उन्होंने तैयारी कर ली थी कि, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से सलाह आया था, क्योंकि वहां पर जो है जब लियाकत पैक्ट हुआ था, ये हुआ कि दोनों जगह अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाए। तो पाकिस्तान की ओर से भारत को यह सलाह दी गई कि पाकिस्तान ने कहा कि आप मुसलमानों को आरक्षण दे दीजिए अपने यहां, ताकि अल्पसंख्यकों का ख्याल रखिए। और नेहरू जी ने इसके ऊपर पूरा एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिया कि मुसलमानों को 10% आरक्षण न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में दिया जाए, साथ साथ उनको जो है यह आरक्षण पंचायतों में दिया जाए, नगर निगम में दिया जाए, नौकरियों में दिया जाए। और यह पूरा का पूरा ड्राफ्ट लेकर के, तैयार करके वो कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे थे। और कैबिनेट की मीटिंग में जो एनवी गाडगिल थे,
उन्होंने अपनी किताब में इसका हवाला दिया है। वो किताब है गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड। उसमें पेज नंबर 87 पर वो लिखते हैं कि नेहरू वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट लेकर आ गए थे और कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, लेकिन उस वक्त गाडगिल और उनके एक दो सहयोगियों ने साफ तौर पर कहा कि बंटवारा तो इसी आधार पर हुआ था, अगर आप बंटवारा दोबारा करवाना चाहते हैं ये देश के साथ विश्वासघात होगा। तो ये कहकर इस मुस्लिम जो आरक्षण को देने की जो शुरुआत नेहरू जी करना चाहते थे 1950 में, उसका विरोध किया गया नेहरू जी की कैबिनेट में, ये कह के ये विश्वासघात है और इसी आधार पर बंटवारा हुआ था। क्या आप एक और बंटवारा करवाना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो मूल भावना थी उस भावना को समझा जाना चाहिए जो संविधान निर्माताओं की थी कि आपने बंटवारा इसी आधार पे किया। अब आप किस आधार पे कहेंगे? जिन्होंने बांटा, जिन्होंने एक तिहाई हिस्सा मांग लिया, अब आप कह रहे हो कि उनको आरक्षण दे दीजिए। ये मूल भावना थी भाई संविधान की, इसको आप तोड़िए मरोड़िए नहीं किसी भी आधार पर। करिए ना अशोक जी आपने जो तथ्य रखा है, रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद आता हूं। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, मैं आऊंगा आप सबकी बात लेकर छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में संविधान को लेकर के जो चर्चा चली संसद में उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आज अमित शाह ने, गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक बीजेपी का एक भी सदस्य है धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो आरक्षण का जो कैप है 50% से बढ़ाने की बात करते हैं, उनका मकसद, उनकी मंशा मुसलमानों को आरक्षण देने की है। उन्होंने यूसीसी पर भी सवाल किया। मैं उन तमाम सवालों पर आऊँगा। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, राहुल लाल कांग्रेस समर्थक हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जल्दी से राहुल जी, गोपाल कृष्ण अपनी बात रखिए, फिर मैं डॉक्टर अजीज खान आपके पास आऊंगा और उसके बाद अवधेश जी और राहुल लाल आपके पास आऊंगा। जी गोपाल कृष्ण, जल्दी से। अमित शाह जी का आज अगर पार्लियामेंट संसद में भाषण हम देखें तो वह स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि जो हमारा संविधान की मूल भावना थी कि धर्म के आधार पर केवल आरक्षण की बात नहीं है, कई चीजों को उन्होंने कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, उन्होंने और भी तरह की जो उसमें रिफॉर्म्स की बात हुई है, उन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन की बात की है, उन्होंने जो और सारे जो बातें जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे जो कांग्रेस कर रही है, उन सब बातों को रेखांकित करते हुए ये कहा है कि जो कांग्रेस का पूरा 1947 के बाद रवैया था, वह वोट बैंक की राजनीति को लेके एक धर्म विशेष को अपना वोट बैंक बनाने के तरफ चलने की, चाहे जो सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो के केस के अंतर्गत उन्होंने नया कानून बनाया। आपने 1950 की बात की, नेहरू जी की, जो लियाकत के साथ उनका समझौता हुआ। तो अल्टीमेटली बात आज अगर संविधान के ऊपर जो चर्चा संसद की देखें तो अमित शाह जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारे जो संविधान की मूल भावना थी, जिसमें धर्म को किसी भी निर्णय या कानून के अंतर्गत उसको आधार न बनाने की बात की थी, चाहे
तो उसको पूरी तरह से नष्ट किया है। ठीक है। और वह आरक्षण एक मुद्दा जरूर है। ठीक है, लेकिन ठीक है, नहीं मैं यूसीसी पे भी आऊंगा, मैं यूसीसी पे भी आता हूं, लेकिन हाँ मैं यूसीसी, लेकिन डॉक्टर अजीज खान, आपने अभी पहले शुरुआत इस बात से की थी, आपने कहा था आरक्षण मांग कौन रहा है, आपने ये बात चर्चा की कि मुसलमानों में आरक्षण मांग क्यों रहा है। सर अगर कोई मांग नहीं रहा है और गोपाल जी कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति पर, तो 2012 की रिपोर्ट है मेरे पास आज तक की, जिसमें यह अब मुलायम ने फेंका मुस्लिम आरक्षण का पासा। 2012 के आपके घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की, और यह खबर यह कहती है कि मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के बाद सत्ता में आने पर केरल और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राज्य के मुसलमानों को समुचित आरक्षण देने का ऐलान किया। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश ये कहा कि कांग्रेस जो है वो छलावा कर रही है मुसलमानों के साथ और हम आएंगे तो आरक्षण देंगे। और ये अकेली खबर नहीं है, दूसरी खबर मेरे पास जो है इस 2024 के चुनाव की है, और वो जो है वो एक न्यूज़ चैनल की, निजी न्यूज़ चैनल की है, और वो ये चुनाव की हेडिंग, इसकी हेडिंग ये कहती है लोकसभा चुनाव 2024 अखिलेश यादव ने की मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत। तो अगर कोई मांग नहीं रहा है तो आप दे के इतना उतावले क्यों है देने के लिए? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? देखिए, पहली बात तो अशोक जी इस बात को समझें कि आरक्षण का जो इशू होता है वो मांगने से ऐसे नहीं मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट कह दे कि मुझे आरक्षण फला को दे दो, ऐसे मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए बाकायदे केंद्र सरकार और तमाम तरीके की चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है और वो सब कैबिनेट में पास होता है। पहली बात तो ये है। तो सर ये मुलायम सिंह जी को तो मालूम होगा ना। अरे सर मेरी बात सुन लें आप, सर लागू हो गया क्या? तो मिल गया क्या? फिर इसका मतलब छलावा था। अरे सर सुनिए ना, एक मिनट, उससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, लागू हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, आपने कहा मांग की गई थी, तो जब समाजवादी पार्टी शामिल थी तो आखिर लागू क्यों नहीं हुआ? एक बात, पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अभी अग्रवाल जी के 2-3 मुद्दों पे मैं आना चाहूंगा। अच्छा, अभी आप उन पर आए सर, लेकिन मुझे छोटे से सवाल का, फिर 2024 में अखिलेश जी ने क्यों ये वादा किया? सर कोई वादा नहीं किया सर, मेरे पास खबर थी, मैं इसलिए अब आपके पास खबर है, हमारे पास मैं मानता हूं उस चीज से आप लोग अब नहीं, उस चीज से आप लोग का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब जो धर्म के आधार पर आरक्षण है ही नहीं, और दूसरी बात संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर मांगने का और देने का कोई मतलब ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है डॉक्टर अजीज खान की इस बात को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, संविधान में नहीं है, तो फिर उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात के स्वागत करता हूं। हमने ये कहा ही नहीं कि उनके कहने का। पहली बात तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी ही नहीं किया। जो इस तरीके के न्यूज को बनाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात आप समझिए सर, मुद्दे पे आप सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 2-3 बातें अभी इन्होंने कहा, वो आरक्षण की बात चल रही है, उस पे आऊंगा, फिर मैं यूसीसी पे भी आना चाहूंगा। 17 अगस्त 2024 को अभी सर एक बाकायदे विज्ञापन दिया गया लेटरल एंट्री के लिए, और उसमें 45 पद रिक्त हैं, ये कहा गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसमें सीधा ये था कि उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। और एक बात आपको बताऊं, हालांकि वो कैंसिल हुआ, तमाम विपक्ष ने दबाव बनाया। भाई अग्रवाल जी 1 मिनट, आपके मामले में मैंने नहीं बोला, एक करके नो। दूसरी बात, 29 नवंबर 2018 को आप देखिए कि डीओपी एडिशनल सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी जाती है, इसी 2018 में यूपीएससी को जो लिखी गई, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC इज नॉट नेसेसरी। अब आप बताइए इनकी नियत क्या है? मकसद यह है कि इनकी नियत, सर आप इस बात को समझिए, आप जो नियत है बीजेपी की, वो नहीं चाहती है कि जो दबा कुचला समाज है, जिसका जो आरक्षण है, वो ये आरक्षण दे। ये आरक्षण ठीक है, ये बात मैं चाहूंगा, एक मिनट सर, मैं चाहूंगा अब हम एक मिनट मैं चाहूंगा अब हम कार्यक्रम को के अंतिम पड़ाव पर, इसलिए अपनी बात जल्दी रखें। मैं सिर्फ इतना निवेदन है, चलिए बोल जल्दी। गोपाल जी 1 मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको मौका देता हूँ। 1 मिनट गोपाल जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट उनकी तुरंत बात पूरी करके मैं आ रहा हूँ। रुकिए राहुल जी, आऊंगा 1 मिनट जल्दी से। हाँ अजीज खान जी अपनी बात पूरी। सर मोटा मामला देखिए, यूसीसी के लिए बड़ा ढोल बजाया जा रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, साहब ड्राफ्ट लाएंगे, लागू करेंगे। अरे भाई आप लागू करिए, क्योंकि आप लागू इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास विजन नहीं। उसकी वजह क्या है? अलग अलग, देखिए जिस कंट्री में हम रह रहे हैं ये गुलदस्ता है, कई सारे स्टेट है, उनकी अलग अलग प्रोविजन है, उनके अलग अलग कल्चर है, संस्कृतियां हैं। आप देखिए मोटा मैं आपको बताना चाहूंगा, गोवा में क्या है कि अगर बच्चा नहीं पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर 2 शादी जायज है। देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा। साउथ में एक औरत कई शादी कर सकती है,
अगली बात सुनिए, नॉर्थ इंडिया में 5 जनरेशन देखा जाता है कि कोई गोत्र तो नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में शादी नहीं कर सकते। लेकिन साउथ इंडिया में देखिए सगे मामू से शादी की जा सकती है। तो तमाम तरीके की ऐसे कल्चर हैं, उस कल्चर को कैसे मैनेज करोगे? सामाजिक आधार पर कल्चर है ना, धार्मिक आधार पर तो नहीं है ना। सर आप सुनेंगे नहीं, मैं तो सर आपको पूरा सुना, मैं आपको पूरा तो सुन रहा हूं सर। और रही बात, एक मिनट सर कंप्लीट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट अग्रवाल जी, मैंने कहा एक मिनट मैंने कहा बात क्या है भाई, आप ये तरीका सुनिए सर, सुनिए। अरे सर सुनेंगे नहीं, अरे सर एक एक करके, मैं फिर कह रहा हूँ एक एक करके सब बोले, मैं जितना समय है उसमें सबको देने की कोशिश कर रहा हूँ समय, एक एक करके बोले सर। मुझे जल्दी अपनी बात, आप 30 सेकंड में अपनी बात, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर गोपाल कर लेंगे हम, बोलिए। बात खत्म। आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की जा रही है, सर आप मुझे बताएं कि बाबा साहब ने बाकायदा इस बात को कहा था कि उनका कोट सुनिए आप, अगर कोई सरकार बगैर सर्वसम्मति के इसे जबरन लागू करेगी तो यह सरकार का पागलपन होगा। ओके चलिए गोपाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए, जबरदस्ती ओके गोपाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए आप, 1 मिनट रुकिए राहुल लाल रुकिए। संविधान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब क्रिमिनल सिविल कोड आया यूनिफॉर्म है, तो उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी आर्टिकल 49 में स्पष्ट रूप से डायरेक्शन दी है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अब ये संविधान की बातें करते हो, संविधान से जो इंस्ट्रक्शंस हैं तो वह मानने को तैयार नहीं है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं, संविधान कहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात संविधान पूरी तरह से स्पष्ट करता है। धारा 370 हटाने की बात संविधान करता है। फिर उन चीजों को वह ये एक्सेप्ट नहीं करते और संविधान की किताब हाथ में लेके, कोरे पन्ने की किताब लेके घूमते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर राहुल लाल मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको मुस्लिम महिलाओं की चिंता है तो क्यों शाहबानू वाला जो किस्सा था उसमें आपने उसको बदल दिया? क्यों आपने कोर्ट में ला के आपके अपने जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो स्पष्ट रूप से कहा था उनको रिजाइन करवा के क्यों आपने कानून बदला? क्यों मुस्लिम महिलाओं को वो शादी के भत्ता नहीं मिलना चाहिए, तलाक का? ओके अल्टीमेटली बात क्या है? संविधान केवल कोरे पन्ने की किताब है कांग्रेस और इनके लिए। ठीक है, बात पुष्टिकरण की राजनीति, ठीक है, वोट बैंक की राजनीति। ओके एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद राहुल लाल और अवधेश जी, अगर आपने सच्ची बात में उनकी चिंता की होती तो सच्चा कमेटी नहीं रिपोर्ट में आपके ओके चलिए एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद राहुल लाल जी और अवधेश जी, इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए मेरे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं मुस्लिम आरक्षण और शाह का प्रण, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से राहुल लाल 1 मिनट में सिर्फ जवाब चाहूंगा मैं आपका। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर उन्होंने साफ तौर पर अमित शाह ने कहा भाई आधा अधूरा क्यों देते हो, शादी में निकाह में दोगे, उत्तराधिकार में दोगे, तो फिर क्रिमिनल उसमें क्यों नहीं देते कि चोरी करो तो हाथ काट दो? ये कैसे हो सकता है कि आप आधा अधूरा देंगे और आधा जो है अपने हिसाब से लेंगे? मैं अशोक जी इसके ऊपर तो मैं आऊंगा, पहले एक टिप्पणी मैं करूंगा आरक्षण को लेके। यहाँ पे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने और सदन में अमित शाह जी ने एक गलत चीज कही कि राहुल गांधी 50% का क्यों उसको तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर ओबीसी की आबादी 52% है और 27% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है तो फिर वो आरक्षण का क्या बढ़ना चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से सरकार क्यों बढ़ रही है और उसके बाद जो आंकड़े आते हैं आरक्षण का कैप उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए।
तो इसलिए इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत ना किया जाए। राहुल लाल देखिए, राहुल लाल ये सवाल क्यों उठता है? मैंने 2012 का अगर समाजवादी पार्टी का अगर मैंने दिखाया उनका घोषणा पत्र, तो 2009 का आपका घोषणा पत्र भी है। कांग्रेस ने 2009 के घोषणा पत्र में साफ तौर पर मुस्लिम आरक्षण की वकालत की थी, कहा कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2000। तो अगर आपका बैकग्राउंड ये रहा है तो फिर उसके आधार पर क्यों नहीं माना जाएगा? अशोक जी, राहुल गांधी की कांग्रेस है वर्तमान में, और तो यही तो दिक्कत है सर, यही तो दिक्कत है। राहुल गांधी की कांग्रेस है, वो राहुल गांधी जो सदन में खड़े होकर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, इसीलिए तो दिक्कत है। राहुल गांधी की कांग्रेस ही तो आज तुष्टीकरण के लिए सीमा तक चली गई है कि फिलिस्तीन के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं आप लोग। यही तो दिक्कत है आप लोगों से। राहुल गांधी की कांग्रेस है, इसीलिए तो राहुल गांधी की कांग्रेस है, इसीलिए हिंदुओं को कह दिया जाता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एक से सनातन का समूल नाश हो जाना चाहिए, और राहुल गांधी उसके साथ खड़े रहते हैं। यही तो राहुल गांधी की कांग्रेस है, इसीलिए तो दिक्कत है। फिलिस्तीन के लिए भी कांग्रेस संघर्ष रहता है, तो कांग्रेस फिलिस्तीन के लिए अरे छोड़िए साहब, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मेरे सवाल का जवाब है तो मुझे बताइए। आप शाह बोलो, यही तो दिक्कत है। आप मुझे हाँ देखिए, शाहबानों के मामले पे गोपाल जी, मैं शाहबानों पे नहीं पूछा, मैंने पूछा मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है वो आधा अधूरा क्यों है? भाई पूरा दे दीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत में हर तरह से दे दीजिए, शरीयत कानून उनका कहता है, आधा अधूरा क्यों रखा है? नहीं देखिए, अब आप आगे समान यूसीसी पे आ गए, तो देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा। अरे मैं यूसीसी पे आ ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं या तो यूसीसी मान लीजिए, नहीं तो शरीयत पूरा दे दीजिए, क्या दिक्कत है? शरीयत पूरा कैसे दे दिया? दे दीजिए ना, दे दीजिए। चोरी करने वाले के हाथ काटिए, क्या समस्या है? चोरी करने वाले के हाथ काटिए, देशद्रोही करे उसको जो है जैसे बांग्लादेश में लटकाया जा रहा है लटका दीजिए, तो फिर वहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। एक आदमी खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, उसको आप छोड़ देंगे, उसको शरीयत के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी। अशोक जी, मैं तो इसीलिए तो मैं जवाब दे रहा हूं कि अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता के लिए अगर गंभीर है, मैं सवाल सीधे कर रहा हूं उनसे, तो फिर ये उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट लाया जाएगा, वहां पर कमेटी बनती है, कभी किसी दूसरे राज्य में बनती है, कभी असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम असम में प्रयास करेंगे। अरे ये बात सही आप कह रहे हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं, ओके, ये बात सही कह रहे हैं, अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। लेकिन एक बात अमित शाह ने यही कहा, अमित शाह ने यही कहा संसद में, अमित शाह ने कहा उत्तराखंड में लाए, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा काम करने का, जब काम करेंगे, जब सीए की तरह आएगा कानून तो बिलबिलाइएगा मत, सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए। अवधेश जी, किसी की आवाज नहीं, सिर्फ अवधेश जी, बाकी सबकी आवाज बंद करें। अवधेश जी, पर्सनल लॉ का मतलब ही है पर्सनल लॉ का कि वो मजहबी कानून है, शरिया कानून है। पर्सनल लॉ का अंग्रेजों ने नाम दे दिया है, उतना ही उसका अर्थ हो। सेकंड, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सलाहकार परिषद ने बाजाबता इसका रिकमेंडेशन किया था, और जो सच्चर कमीशन बना था उसमें इस बात का पूरा जिक्र है। उसके बाद आरक्षण के लिए रंगनाथ मिश्रा आयोग बना था जिसने मुस्लिम आरक्षण की बात की थी और लागू हो गया। उसके बाद ही देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय बने थे, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो सरकार उस दिशा में बढ़ रही थी। तो आज उनको अफसोस है कि हम उसको नहीं कर सके, इसलिए उनको उस दिशा में करना ही था, वो आगे भी करेंगे, वो उनका बैकग्राउंड है पूरा, आप सच्चर कमीशन से लेकर रंगनाथ मिश्रा तक, इसलिए उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। समाजवादी पार्टी ने 2012 में, 2014 में, 2017 के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण को शामिल किया था, कि 18% तक की बात की थी। इसलिए ये कोई, अब आते हैं देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण तो दूर कर दीजिए, एक एक मुसलमान को इस देश से उठा के पाकिस्तान भेजिए, क्योंकि एक भी मुसलमान यार आ गए तो इस देश में सांप्रदायिकता, तनाव कभी खत्म नहीं हो सकता। ये बाबा साहब का था। हम लोग उससे सहमत नहीं थे। बाबा साहब की बात करते हैं, मैं उससे आज भी सहमत नहीं हूं। ठीक है, लेकिन बाबा साहब ने जो बात की वो यही बात थी जो आज कर रहे बाबा साहब ने, आरक्षण। ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही है, बाबा साहब, डॉक्टर अजीज खान, ये उन्होंने जो भाषा करी उसका शायद आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये बाबा साहब की किताब में लिखा है। उन्होंने कहा कि बंटवारा अगर आपको करना है तो संपूर्ण बंटवारा तब होगा, पूरी आबादी का अदला बदला कर दीजिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। हम लोग बाबा साहब को भी अपनी सहूलियत से कोट करते हैं, वो बात भी जो है हमको ध्यान रखनी चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही फिलहाल, कल आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जो कुछ राजनीति चल रही है उसको मुझे लगता है उस पर अमित शाह की जो भाषण है आज का वो जरूर सुना जाना चाहिए। कल मुलाकात होगी। नमस्कार।